आज का वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है बेल बॉन्ड और श्योरिटी के ऊपर। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं बेल बॉन्ड और श्योरिटी। कितनी कोर्ट श्योरिटी आपसे मांग सकता है, कितने प्रतिभूतियों की आपसे मांग कर सकता है, और बेल बॉन्ड आपको कितने पैसे का भरना पड़ सकता है। बेल कहाँ लगती है, बेल एप्लीकेशन जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी भी अभियुक्त को, तो कहाँ लगती है बेल एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है बेल एप्लीकेशन कब फाइल की जाती है, कहाँ फाइल की जाती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, श्योरिटी कौन होते हैं और कौन व्यक्ति हो सकता है। शॉर्ट में वीडियो है, प्रैक्टिकल बेस का वीडियो है। लीगल पहलू से थोड़ा सा दूर चलते हुए लीगल पहलू और सामान्य पहलू को मिला के इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करते हैं, ए नाम का एक व्यक्ति है जो कोई अपराध कर देता है बेलेबल कैटेगरी का, यानी जमानती अपराध है। कोई एफआईआर दर्ज होती है या पुलिस को किसी भी संबंध में कोई इत्तला मिलती है, ऐसी दशा में उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। और क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो ऐसी दशा में पुलिस उसे पूछताछ करती है, उसका नाम पता पूछती है। सीआरपीसी का सेक्शन 42 नाम पता पूछ लेती है और उसके बाद उस व्यक्ति से जमानती अपराध होने की दशा में बेल बॉन्ड भरवा लेती है कि भाई आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम आपको बुलाए आप हमारे समक्ष आ जाएंगे, अगर कोर्ट आपको बुलाए तो आप कोर्ट के समक्ष आ जाएंगे। अब ऐसी दशा में उस व्यक्ति को जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के बारसाधक अधिकारी कहते हैं कि आप एक व्यक्ति पेश कीजिए, एक श्योरिटी पेश कीजिए, प्रतिभूति देने वाला एक प्रतिभू पेश कीजिए कि आपकी तरफ से कोई व्यक्ति कह सके कि यदि ये उपस्थित नहीं होता तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फिर आप एक श्योरिटी पेश करते हैं वहाँ पे, और ऐसी दशा में कई बार आपके स्वयं के मुचलके के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है। ये भी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तय होता है अपराध की कैटेगरी के आधार पर। कोर्ट के विवेक पे भी होता है, लेकिन इसकी बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें दे दी, उसे वहाँ से छोड़ दिया जाता है। बेलेबल ऑफेंस था इसलिए। अब उसी ए नाम के व्यक्ति ने एक अपराध किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध। एफआईआर दर्ज होती है या पुलिस को इत्तला मिलती है या पुलिस के सामने अपराध हुआ है। सेक्शन 41 आपने देखा ही होगा, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसमें संज्ञेय अपराध है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने ले जाती है। अब ऐसे व्यक्ति को जिसने संज्ञेय कैटेगरी का अपराध किया है, कॉग्निजेबल कैटेगरी का, वो तो निश्चित है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि संज्ञेय कैटेगरी का अगर अपराध होता है तो ही ऐसी दशा में एफआईआर दर्ज होती है, चाहे बेलेबल हो या नॉन बेलेबल, वो बात की बात है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने ए नाम का जो व्यक्ति है, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, अजमानती अपराध। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा कि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है, पूछताछ करती है। अब 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश करती है, बेल नहीं देती है। जैसे अपन ने बेलेबल ऑफेंस में जाना कि उससे मुचलके भरा लिए जाते हैं और छोड़ दिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब बात आती है मेन, कोर्ट में उस व्यक्ति की तरफ से जमानत के लिए आवेदन पेश करना पड़ेगा, कोई वकील पेश करेगा, यानी बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अजमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में वकील खड़ा होगा और वकील उस मामले में कोर्ट से निवेदन करेगा कि श्रीमान, जो भी मुकदमा दर्ज किया गया है वो गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। जो भी एक्यूज्ड है ए नाम का व्यक्ति, किसी भी प्रकार से उसने कोई अपराध घटित नहीं किया है और दौरान इन्वेस्टिगेशन अभी तो कई बातों का उजागर होना बाकी है। जो मामला है वो काफ़ी लंबे चलने की संभावना है, जिससे अभियुक्त को कई प्रकार की क्षतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति है, ये कई चीज़ें आर्ग्यूमेंट में रखी जाती हैं। अब बात ये है मेन समझने योग्य कि जो बेल एप्लीकेशन है ना, ये वकील के माध्यम से जो पेश की गई, ये नॉन बेलेबल में पेश की जाती है और सेक्शन 437 सीआरपीसी का आप देख ले, उसमें पेश की जाएगी। सबसे पहले बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश कर दिया, क्योंकि चार्जशीट आना तो भी बात की बात है। कई बार आता है कि चार्जशीट कब पेश होगी, क्या उससे पहले एक्यूज को पेश कर दिया जाता है। चार्जशीट में अभी टाइम लगेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, उसके बाद चार्जशीट आएगी।
उससे, लेकिन जैसे ही गिरफ्तार कर लेती है पुलिस तो वैसे ही कोर्ट के समक्ष पेश करती है, और बेल एप्लीकेशन जैसे ही कोर्ट में पेश किया, बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वकील के माध्यम से। नहीं करेंगे तो फिर जैसी पेशी जो भी मांगी जाती है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी जो भी मांगी जाती है वो दे दी जाती है। अगर बेल एप्लीकेशन पेश कर दी, बेल पे कोर्ट ने सुन लिया, सुनने के बाद अगर कोर्ट पाता है कि हाँ इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, इतना कोई इसने जो ऑफेंस किया है वो थोड़ा गंभीर कैटेगरी का नहीं है, कुछ भी हो पाए, अगर छोड़ने के आदेश देते हैं तो ऐसी दशा में वो ये अभी आदेश देते हैं उसमें साथ में कि ऐसे व्यक्ति को तब छोड़ दिया जाए तब यह व्यक्ति प्रतिभूति पेश कर दे, श्योरिटी पेश कर दे, बेल बॉन्ड पेश कर दे। अब इतने इतने रुपए का, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। अब क्या ये पैसे नगद देने पड़ेंगे आपको? ये चीज़ें भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा कि वकील साहब एक श्योरिटी को बुलाएंगे, कहेंगे मुलजिम के परिवार के जो भी सदस्य होंगे वो श्योरिटी वहाँ पे आएगा, एक मुचल के तैयार होंगे। सबसे पहले उसमें जो अभियुक्त व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, उसका भी नाम लिखा जाएगा, फॉर्म वगैरह फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति की किस लिए, हाजिरी के लिए, कि भाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे जब भी आप कोर्ट बुलाएगा, हम फरार नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। अब इसी चीज़ मुलजिम से अलग भरवाएगा यही चीज़, लेकिन मुलजिम से भी भरवाएगा और उसमें भी मुलजिम को भी आदेश देगा कि आप 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की भर दें। अगर कोर्ट के समक्ष मैं हाजिर नहीं हो पाता हूँ, ये चीज़ की शपथ होती है कि कोर्ट के समक्ष मैं हाजिर नहीं होता हूँ, तो ऐसी दशा में ये पैसे जब्त कर लिए जाए। सेम कंडीशन श्योरिटी पे लागू होती है प्रतिभूति के ऊपर। प्रतिभूति ये कहेगा कि इस नाम का एक्यूज्ड है, ए नाम का एक्यूज्ड है, यहाँ का रहने वाला है, मैं इसे जानता हूँ और मैं यहाँ का, मेरा नाम ये है, वो है, जो भी वो लिखेगा उसका जो भी नाम है, मैं इस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये कोर्ट में उपस्थित होता रहेगा। अगर हाजिर होने में असफल रहता तो फिर मैं इतने इतने रुपये मेरे जब्त कर लिए जाए। ये श्योरिटी बेल बॉन्ड जिसे कहा जाता है ना, यही होता है बेल बॉन्ड, उसमें यही चीज़ें लिखी होती है। जो भी व्यक्ति होता है वो अपने साइन कर देता है नीचे और डेट वगैरह फिल करके उसको फिर कोर्ट में दे दिया जाता है। उसके साथ जो व्यक्ति जमानत दे रहा है, आपकी बेल बॉन्ड भर रहा है, वह व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाएगा। क्योंकि बात की अपन ने कि 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये कहाँ से वसूल करे कोर्ट को तो नहीं पता कहाँ क्या है। तो ऐसी दशा में कोर्ट क्या करता है, उस व्यक्ति की किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेता है, ओरिजिनल नहीं लेता, फोटोकॉपी। ओरिजिनल देख सकता है कोर्ट के आधार पे, ये डिपेंड करता है विवेक पे। अब जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी के कागज़ लगा दिए, 1,00,000 रुपये की आपसे मांगी श्योरिटी, और आपके पास 5 लाख की कोई गाड़ी थी, आपने उसके डॉक्यूमेंट लगा दिए, आरसी लगा दी फोटोकॉपी करवा के, साइन करके। या कोई ज़मीन है आपके पास, प्लॉट, उसकी वैल्यूएशन 2 लाख रुपये है, आपने लगा दी। नगद पैसे जमा करवा सकते हैं, वो आपकी है, लेकिन नगद पैसा कोई जमा नहीं करवाता, आप इस तरीके से देते हैं। लगभग कोर्ट में 99% या 100% यही होता है। दे दी। तो ऐसी दशा में अब एक तहरीर जारी होने के बाद अब पुलिस वाली, जो पुलिसकर्मी है जो उसे लेके आए हैं एक्यूज्ड को, कोर्ट में नहीं छोड़ेंगे, बाकायदा जहाँ से उसे लेके आए हैं वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ से ही उसे छोड़ा जाएगा। तहरीर देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद छोड़ेंगे। तहरीर का मतलब कोर्ट का आदेश कि हाँ इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, अगर दीगर प्रकरण में वांछित नहीं हो, किसी दूसरे प्रकरण में मुलजिम नहीं हो और ऐसा ही अपराध हो जिसमें पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है। तो ये तो थी कि सबसे पहले जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई 437 की। अब अगर उसी व्यक्ति की जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मामला था, जिसने पुलिस है उस एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष पेश किया पुलिस ने, तो अब ऐसी दशा में क्या होगा, जब उसकी एप्लीकेशन खारिज हो गई हो, बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई हो कोर्ट ने, तो फिर ऐसी दशा में उसके हायर कोर्ट में, जैसे मजिस्ट्रेट का कोर्ट था, तो ऐसी दशा में जो डीजे स्तर के कोर्ट होते हैं उनमें एप्लीकेशन लगेगी 439 की। डीजे स्तर के जो कोर्ट हैं उनमें अगर खारिज हो जाती है तो फिर ऐसी दशा में हाई कोर्ट में चले जाएंगे अपन। हाई कोर्ट में ऑप्शंस है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब जैसे हाई कोर्ट वगैरह हैं, डीजे स्तर का जो कोर्ट है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह, कहीं से भी बेल अगर मिल रही है आपको, तो ऐसी दशा में जो बेल के जो ऑर्डर होते हैं वो आपको पेश करने पड़ते हैं लोअर कोर्ट के अंदर। और फिर जो कोर्ट आपको श्योरिटी के जो आदेश देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मान लीजिए आप, हाई कोर्ट ने आपकी बेल को ग्रांट कर दी ए नाम के व्यक्ति की, श्योरिटी के लिए भी कहा कि आप एक प्रतिभूति पेश कीजिए इतने इतने रुपये की। कहाँ पेश करेगा वो, हाई कोर्ट में नहीं करेगा, लोअर कोर्ट में करेगा, उसको लेकर आएगा, उसके ऑर्डर की कॉपी वगैरह होगी, फिर जो भी प्रारूप हैं उस प्रारूप के तहत, मैंने बताया था वो लिखा होगा उसमें सारी चीज़ें, और उसके साथ लोअर कोर्ट में पेश कर देगा। तहरीर जारी तो होनी है फिर, और बस उसे छोड़ दिया जाएगा। अब एक चीज़ और आती है, कई बार बेल एप्लीकेशंस जैसे ही
कोर्ट के समक्ष पुलिस पेश करती है, तो बेल एप्लीकेशन उस समय तक नहीं लगाई जाती है, क्योंकि कई बार कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट ये आदेश देता है कि इस व्यक्ति को पीसी में भेज दो, यानी पुलिस कस्टडी में भेज दो। पुलिस कोर्ट से निवेदन करती है कि इस व्यक्ति से कुछ पूछताछ करनी है मामले के संबंध में, तो फिर पीसी दे दी जाती है, तब बेल एप्लीकेशन का कोई महत्व नहीं रहता, तो इसलिए नहीं लगाई जाती है। जब ऐसी संभावना नहीं होती तो बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है, और अगर लगा भी दी गई उस समय तो कोर्ट कह देता है पीसी दे दी, सब बाद में आइए, पुलिस कस्टडी दे दी, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। जैसी में जब एक्यूज्ड होता है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है और बेल मिल भी जाती है, तो ऐसी दशा में मैंने जो प्रक्रिया बताई आपको। अब बेल बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है, एक्यूज्ड है अपने पास, इसकी बेल किसी सी नाम के व्यक्ति ने करवा ली, मतलब बेल बॉन्ड भरे। अब ये अगर एक्यूज्ड नहीं आता है कोर्ट में, तो बी जो सी नाम का व्यक्ति है ना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? उसके जो पैसे थे ना, जो प्रॉपर्टी, उससे प्रॉपर्टी से वसूल कर लिए जाएंगे, या नगद जमा करवा दो, कैसे भी करवा दो, लेकिन ये कार्रवाई होगी उसके ऊपर। नहीं आता है तो बाकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो प्रतिभू है वो व्यक्ति अगर उस एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष पेश कर देता है, ए नाम के एक्यूज्ड को, तो फिर ऐसी दशा में उसके प्रॉपर्टी से पैसे की रिकवरी नहीं की जाएगी, उसे आदेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई भी। अब देखिए एक चीज़ और आप ये जान लें, बेल हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस के जो होता है ना, अजमानती अपराध, उसमें ही बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाएगी। केवल जमानत के जो मुचलके होते हैं, बेल बॉन्ड वगैरह, यही पेश किए जाते हैं जमानती अपराध में, बेलेबल ऑफेंस में। अब उसमें किस कैटेगरी के होंगे? जो अभी अपन ने बात की वही चीज़ें होगी। मुलजिम अपने संबंध में कहेगा कि मैं हाजिर होता रहूँगा कोर्ट में, और जो श्योरिटी उसे कहा गया कि प्रतिभूति दे आप एक अपनी ओर से, तो फिर भी वही व्यक्ति वही चीज़ें कह के आएगा कि हाँ ये व्यक्ति हाजिर होता रहेगा, नहीं होगा तो इसकी गलती, फिर मेरे से इतने पैसे की वसूली की जा सकती है। ये सारी चीज़ें उसमें भी लागू होगी। बस फ़र्क ये है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर देखा जाए तो आप कि बेलेबल ऑफेंस में तो आपको एप्लीकेशन नहीं लगानी, डायरेक्टली मुचल के पेश करने हैं। आप निश्चित तौर पे कोर्ट के समक्ष जाए और आराम से कि साहब ये मुचल के लो, चार्जशीट आई है आज, और ये मुचल के ले लो और साथ से छोड़ दो। मतलब छूटे हुए हैं। आपको तो पुलिस ने बुलाया है कॉल करके, आपको अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने, क्योंकि जब आपको शुरुआत में बुलाया गया और मुचलकों के आधार पर छोड़ दिया गया था, बस महज उसी तरह आज बुलाया गया और मुचलकों के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार करती है, और फिर कोर्ट के आदेश पे डिपेंड करता है उस व्यक्ति को छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट चाहे तो छोड़ भी सकता है, कोर्ट चाहे कि नहीं भी छोड़ सकता। कोर्ट भी मामले की परिस्थितियों पे डिपेंड है, मामला किस कैटेगरी का है, नेचर क्या है उस मामले का। 302 का भी हो सकता है और 325 का भी हो सकता है, 323 के भी हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं। 323 के साथ कुछ और चीज़ें ऐड होगी, वरना फिर तो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो है ही। तो ऐसी दशा में आप बेल बॉन्ड की मेन चीज़ें आती है। जानते नहीं है कि बेल बॉन्ड कैसा होता है, कि क्या कोई बॉन्ड की तरह देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जो आप हाथ से लिख के भी दे सकते हैं, या फिर कोई टाइप की जो दुकान होती है टाइपराइटर, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आप ला सकते हैं, उसको फिल करके नाम पता और कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। ये इतनी सी ही चीज़ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके साथ ही एक बात और आप जान लें, अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा एक्यूज हैं तो फिर ऐसी दशा में कोर्ट तय करेगा कि उनके जो प्रतिभू हैं, जो श्योरिटीज़ हैं, वो कितने उन्हें पेश करने पड़ेंगे। 5 एक्यूज जैसे मान लें आप, तो कोर्ट कह सकता है कि 5 अलग अलग व्यक्ति दो, एक व्यक्ति नहीं। अब एक चीज़ और हमारे सामने आई कि कोर्ट ये कहता है कि आप इस पे 50,000 रुपये की भर दो, बेल बॉन्ड में भर दो कि 50,000 रुपये मेरे से जब्त किए जा सकते हैं, आदेश दिया जा सकता है मुझे, ये 1 लाख रुपये भर दो। कैसे तय करता है? देखिए कोर्ट मामले की परिस्थितियों के आधार पर तय करता है। दूसरी, जैसे कई बार अपन कोई व्हीकल को जब्त कर लेते हैं और उसे सुपुर्दगी पे लेते हैं, तो ऐसी दशा में उस व्हीकल की वैल्यूएशन को देखा जाता है। अगर 5 लाख की आपकी कोई गाड़ी है तो फिर ऐसी दशा में कोर्ट 5 लाख की श्योरिटी की मांग करेगा आपसे। ऐसा व्यक्ति पेश करो जो आपकी ओर से 5 लाख रुपए की श्योरिटी दे, और उस व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो, 5 लाख या उससे ज़्यादा। अगर कम की है तो फिर वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा बिल्कुल भी। यही चीज़ लागू होती है जो ऑफेंस है बेलेबल, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनमें अगर गिरफ्तार किया जाता है, बेल देते हैं उस समय, किसी व्यक्ति को कहा कि भाई आप बेल बॉन्ड फिल करवाइए, तो व्यक्ति अपनी तरफ से श्योरिटी को लेकर आता है कोर्ट के समक्ष। अब उसके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे 50,000 की मांगी, तो 50,000 की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर ऐसी दशा में वह व्यक्ति बेल के लिए आपका गारंटर नहीं बन सकता, श्योरिटी नहीं बन सकता, आपकी श्योरिटी नहीं दे सकता वो। इस चीज़ को भी आप जान लें।
अब एक और महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको, जैसे कोर्ट ने आपसे श्योरिटी ले ली, सब कुछ ले लिया और आपको छोड़ दिया, भविष्य में आप कोर्ट के समक्ष आते नहीं हैं, आपकी जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो ये जो बेल बॉन्ड आपके जो भरवाए गए थे सारे फॉरफीचर कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं। कोर्ट आप दोबारा जब आएंगे तो नई श्योरिटी आपको पेश करनी पड़ेगी, आपकी ये सारी चीज़ें जब्त हो चुकी है। इसके लिए कोर्ट आप पे जुर्माना भी लगाएगा, वो कोर्ट तय करता है। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी थी आपके लिए जानना। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सहायक रहा होगा। धन्यवाद।